नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग आर्यवर्क। दोस्तों, हम जानते हैं दाब जो फिजिक्स में दाब हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। पीछे का हम लोग पढ़ चुके थे। तो आप लोग जो है पेज नंबर खोल लीजिएगा 287, है ना। 287 में हम लोग दाब पढ़ने वाले हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा सतह है, कोई भी सतह है, इस पर जो है क्या लगता है, इस पर जो दाब लगता है ना, इस क्षेत्रफल पर दाब लग रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेशर मतलब दाब कहलाता है। यहाँ पे अगर P बराबर प्रेशर दाब देखा जाए, F बाई क्या होता है, A होता है। मतलब F हमारा फोर्स हो गया, बल हो गया, और A हमारा क्षेत्रफल हो गया, है ना। तो P बराबर क्या हो गया हमारा, F बाई A हो गया, F बाई A हो गया। याद रखिएगा, प्रेशर बराबर हमारा क्या हो गया, F बाई A हो गया। दाब का ऐसा ही मात्रक देखा जाए, ये दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को पास्कल भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर है ना। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 45 डिग्री अंशांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ये कहाँ पे लगाया जाता है, और वायुमंडलीय दाब चेक करना होता है। यह 76 सेंटीमीटर जो लंबा होता है ना कॉलम वाला, उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अंशांश पर समुद्र तल पे लगाया जाता है। कहाँ पे, समुद्र के तल पे लगाया जाता है। वो 45 डिग्री अंशांश वाला जो समुद्र तल होगा, उस पर लगाया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। और यह वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के क्या होता है, तो बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक बार होता है। देखिए यह इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। और इसे समुद्र तल पर लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 45 डिग्री अंशांश वाला जो भी समुद्र तल होता है, उस पर लगाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 76 सेंटीमीटर वाला लंबा जो कॉलम वाला होता है, ठीक ना। और यही से पता करते हैं हम लोग वायुमंडलीय प्रेशर। ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। वायुमंडलीय प्रेशर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रक जो होता है वो बार होता है। और दाब का क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है, ठीक ना। तो दाब और वायुमंडलीय दाब आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं जो वायुमंडलीय दाब का ऐसे मतलब जो बार होता है, इसका बार का मतलब क्या होता है। तो इस एक बार का मतलब हम समझ सकते हैं 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 के पावर 5 पर न्यूटन, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा एक बार बराबर होता है। कितना होता है, एक बार इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा। ये समझ सकते हैं एक बार। ये बार क्या था, तो वायुमंडलीय प्रेशर का क्या था, ये ऐसा ही मात्रक था। वायुमंडलीय दाब का क्या था, ऐसे मात्रक बार हो गया। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही ना कह रहा है, वायुमंडलीय दाब जो है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। वही बात कह रहा है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह है, मान के चलिए इससे ऊपर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा। क्योंकि वायुमंडलीय दाब जाहिर सी बात है कम होगा, है ना। तो पृथ्वी के अगर सतह से ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर क्या होता है, खाना बनाने में कठिनाई होती है। प्रेशर क्या होता है, कम होता है ऊपर जाने पे। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन या स्याही वायुयान में बैठे यात्री जो होते हैं, फाउंटेन पेन से स्याही रिस के बाहर निकल जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर ऊपर से कम लगता है, इसीलिए वो बाहर से निकल जाती है स्याही जो होती है। और किसी किसी को नाक से भी ब्लड निकलने लगता है प्रेशर के कम होने की वजह से। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाएगा, किससे मापा जाएगा, तो बैरोमीटर से मापा जाएगा वायुमंडलीय दाब को, ठीक ना। यही बैरोमीटर हम लोग देख रहे थे। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं हम लोग। बैरोमीटर से ही हम लोग क्या लगाते हैं, तो मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाते हैं कि बैरोमीटर में इसके कैसे कैसे मापते हैं। देखिए, तो बैरोमीटर आप लगा चुके हैं। अगर पाठ्यांक जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरे, मैंने ऐसे गिरते चले जाए स्पीड में, तो उससे समझेंगे कि अब आंधी आने की संभावना है। क्या हो जाएगा, आंधी आएगा, ठीक ना। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो समझिए कि वर्षा होने की संभावना है। किसकी होने की, वर्षा होने की। ये सब याद रखना है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो समझिए कि अब दिन साफ होने की संभावना है। एकाएक गिरे तो आंधी आएगा, एकदम आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे गिरे तो बारिश होगा, धीरे धीरे होगा तो बारिश होगा। और एकदम धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाए तो समझिए कि दिन साफ होने वाला है। तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब तो हम समझ लिए कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, लेकिन अगर गैसों का दाब हो, प्रेशर मापना है गैसों का, तो उसको मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे गैसों का दाब मापने के लिए किसका, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य में दाब, अब देखिए द्रव्य में दाब क्या होता है। लिक्विड में भी दाब होता है, आपको पता होगा, प्रेशर और लिक्विड। तो द्रव्य के अणुओं द्वारा भी बर्तन के हर दीवार के चारों तरफ नीचे ऊपर सभी तल्ली में क्या लगाया जाता है, तो प्रति एकांक मतलब बराबर क्षेत्रफल पर लगने वाले जो भी बल होता है द्रव्य का, वही हमारा दाब कहलाता है।
तो द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्य के कारण दाब जो होता है द्रव्य के सतह से ऊपर बिंदु की गहराई h या फिर द्रव्य की घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g, इन तीनों के गुणनफल के ही बराबर होता है। तो अगर हम लोग जो है लिक्विड का प्रेशर देखा जाए तो लिक्विड का प्रेशर हम लोग को क्या क्या चाहिए, हाइट चाहिए, घनत्व चाहिए और गुरुत्वीय त्वरण, इन तीनों के गुणनफल से ही क्या होता है, तो दाब लिक्विड प्रेशर हम लोग इसी के बराबर होता है, HdG के बराबर होता है लिक्विड प्रेशर। ठीक ना। अब देखिए द्रव्यों का दाब क्या होता है, हम लोग पास्कल का नियम इसी से निकालते हैं, द्रव्य से ही। द्रव्य का जो दाब होता है इसी से पास्कल आप लोग पढ़े होंगे, आगे चल के मिलेगा। देखिएगा स्थिर द्रव्य में, स्थिर कोई द्रव्य है, एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदु पर दाब क्या होता है, एक समान होगा। कोई भी द्रव्य है, मान लीजिए गिलास में है, तो चारों तरफ गिलास के ऊपर नीचे चारों तरफ एक बराबर क्या लगाता है, वो बल लगाता है बाहर निकलने के लिए। स्थिर द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। वही बात है, चारों दिशा ऊपर नीचे सब जगह बराबर होता है। द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, गहराई जितना होता है उसका अनुक्रमानुपाती बराबर ही होता है। किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब जो है द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी भी बिंदु पर द्रव्य का जो दाब है द्रव्य के घनत्व पर भी निर्भर करता है। हम लोग ऊपर देखे थे ना, HdG तीनों पर निर्भर कर रहा था। D हमारा हो गया डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होगा। अगर घनत्व ज़्यादा होगा, मान के चलिए कोई भी चीज़ गाढ़ा है तो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है ना। अब कोई भी चीज़ ढीला है तो उसका प्रेशर खुद वो मतलब कि सिमट जाएगा। तो ये हमारा घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक हो जाता है। याद रखिएगा, घनत्व कम होने पर भी क्या होता है, दाब हल्का कम हो जाता है। द्रव्य दाब संबंधी पास्कल का नियम देखिए क्या कहता है। अभी हम पास्कल का बात कर रहे थे ना, तो ये द्रव्य पे ही लगता है पास्कल का नियम। देखिए पास्कल का नियम जो है, प्रथम नियम कथन क्या कहता है, पास्कल का नियम का पहला कथन यह कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नहीं माना जाए, नगण्य माना जाए कि है ही नहीं, गुरुत्वीय जो खींचता है हमारा, तो गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में अगर देखा जाए तो द्रव्य के भीतर जो है प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। द्रव्य के भीतर क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा है तो नीचे कुछ ज़्यादा लगा रहा है, गुरुत्वीय प्रभाव क्या लगा रहा है, अगर गुरुत्वीय प्रभाव है तो नीचे ज़्यादा लगाएगा। बाहर की अपेक्षा जो दायां बायां पूर्व पश्चिम की अपेक्षा नीचे कुछ ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय प्रभाव भी तो नीचे खींच रहा है और खुद द्रव्य का भी प्रभाव है, इसीलिए ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए ना तो सब जगह क्या होता है, दबाव समान होता है। तो ये तो पहला नियम सबसे आसान नियम था। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन देखिए क्या कहता है, किसी बर्तन में बंद द्रव्य के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव्य दाब सभी दिशा में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। वही बात हुआ। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है। देखिए कौन कौन सा यंत्र है जो पास्कल के नियम पर काम करते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोग देखे होंगे, गांव यार्ड में भी देखे होंगे, जो है प्रेशर से क्या किया जाता है, तो उसमें से प्रेशर से मतलब कि ट्रॉली को उठाया जाता है। देखे आप लोग ना ऐसे करके। तो ये जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, लिफ्ट भी है, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ब्रेक भी लगाया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक, जो कि पास्कल के नियम पर आधारित होता है ना। द्रव्य के दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसे द्रव्य रखा जाता है। द्रव्य का तो दाब है, अब कितना दाब करेगा द्रव्य, उसका जो पात्र है उस पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है भाई, उस पर थोड़ी निर्भर करेगा दाब। खुद का द्रव्य का दाब होता है तो उसका आकृति पर थोड़ी निर्भर करेगा, ठीक ना। तो गलनांक एवं क्वथनांक का पर दाब का प्रभाव, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट और हमारा क्वथनांक हमारा हो गया, हमारे यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो गलनांक कितना मेल्ट हो गया कोई भी वस्तु, क्वथनांक मतलब कितना बॉयल होने लगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इस पर हम लोग देखते हैं दाब का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले गलनांक का प्रभाव देखिए, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, कोई मतलब कि गर्म किया जाता है किसी पदार्थ को, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ाने पर उसकी गलनांक भी बढ़ जाएगा। जिसका गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ रहा है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। समझिए कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रहा है, फैल के बड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। तो दाब अगर बढ़ाया जाए, दाब उस पर बढ़ाया जाए तो भी उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे कि मोम, आप लोगों ने मोम या फिर घी देखा होगा, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो कैसे फैल के मतलब कि ज़्यादा हो जाता है, फैल जाता है ना मोम घी। तो वैसे ही उस पर अगर दाब लगाया जाए ना, दाब भी बढ़ाया जाएगा तो भी गलनांक उसका क्या हो जाएगा, तो गलनांक भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा वो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना।
गलनांक उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है। जिसका आयतन कम होगा उसका गलनांक भी कम हो जाएगा प्रेशर लगाने पर। ये तो याद रखिएगा। जैसे बर्फ़ हो गया, बिस्मत ढलवा लोहा, बर्फ़ को ही ले लीजिए। बर्फ़ जो है अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो इसका आयतन कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है। बर्फ़ में हवा रहता है तो वो ज़्यादा रहता है, लेकिन वो पानी कम हो जाता है। वहीं मोम और घी में ऐसा नहीं होता है। मोम घी जो पूरा एकदम महा जाता है, तब उसको महने के बाद सारा उसमें से क्या निकलता है, मोम घी बनता है। मोम घी बनता है तो पिघलने के बाद जो होता है उसका आयतन बढ़ता है। लेकिन जो है बर्फ़ गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाए, इसका जो है गर्म करने पर इसमें आयतन घट जाता है, इसमें से एयर बाहर निकल जाता है तो ये कम पड़ जाता है, घट जाता है। पानी जो बर्फ़ से पिघल जाता है। तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाएगा। दाब अगर बढ़ाएंगे उस पर बर्फ़ पर तो उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। कम आयतन घट जाता है तो गलनांक भी घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है तो गलनांक भी बढ़ जाता है। ये तो याद रहेगा आपको। बिस्मत ढलवा लोहा बर्फ़ है जो है, ये सब क्या है, आयतन घट जाता है। इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है गर्म करने पर। क्वथनांक पर प्रभाव क्या देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सभी द्रव्य है जिसका क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जितने भी द्रव्य हैं, पानी को ही ले लीजिए, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, जब उसका प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तेज़ हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। प्लवन को थोड़ा देखा जाए, प्लवन क्या होता है। उत्प्लावन बल, प्लवन मतलब मेरा उत्प्लावन बल हो गया। देखिए, बियॉन्ड फोर्स, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। आप लोग पता होगा, हम लोग पानी में तैरते हैं ना, पानी हम लोग ऊपर उठा के रखता है हल्का हल्का। हम अंदर पानी में कोई आप लोग तैरे होंगे या फिर पानी में घुसे होंगे, देखे होंगे, तो हम लोग को प्रेशर अंदर से लगाता है, पानी ऊपर उठाता है ना, वही होता है हमारा उत्प्लावन बल। ये पानी हमको क्या करता है, ऊपर उठाने का कार्य करता है। तो उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाया गया जो द्रव्य है वही गुरुत्वीय केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तो हम लोग पानी के अंदर जो जाते हैं तो जितना द्रव्य को बाहर फैलाएंगे, बाहर मतलब हम लोग अब पानी में घुस गए, इतना हम लोग का जितना क्षेत्रफल है शरीर का, वॉल्यूम है, जितना हम लोग अंदर घुसे हैं उतना पानी को तो ऊपर उठाया, बाहर निकाला। और वही जो है उतना जितना अंदर किया, मतलब बाहर निकाला हम लोग जब अंदर घुसे हैं पानी में, जितना बाहर पानी निकला वही जो है हमारा क्या कहलाता है, जितना वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्य के गुरुत्वीय केंद्र पर कार्य करता है। गुरुत्वीय केंद्र पर वही कार्य करता है, उतना ही हम लोग क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं। तो जिसे हम लोग उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, उत्प्लावन बल का। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको भी हम लोग उत्प्लावन को क्या कह सकते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि किसी ने दिया था, आर्किमिडीज ने ही दिया था। आगे देखा जाए, उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन बल ये द्रव्य में डूबी पिंड के आयतन पर है ना, वॉल्यूम पर, और द्रव्य के घनत्व पर भी निर्भर करेगा। घनत्व पर भी, द्रव्य कैसा है, मोटा है, गाढ़ा मतलब गाढ़ा है कि पतला है, कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक ना। तो पिंड जब द्रव्य में पूर्णतः डूब जाता है ना तो उत्प्लावन बल एकदम मैक्सिमम रहेगा। जब पूरा आप डूब जाइएगा, पानी में आपका तैरना सीखना है तो आप पूरा डूब जाइए नीचे, तो अपने आप आपको ऊपर उठाएगा। जितना उठा दिए समझिए कि वही उसका मैक्सिमम मान हो गया। अगर आप ऊपर मुंडी उठा कर रखिएगा तो आपको बढ़िया तरह से, तो वो नीचे डुबा नहीं पा रहा है, तो आपका मैक्सिमम मान आपको नहीं दिखा पाएगा। आपको पूरा डूबना पड़ेगा, ठीक ना, तब आपको दिखाएगा कितना आपको उठा के रखता है पानी। तो उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावन बल का मान जो होता है ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावन बल का मान जो होता है ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर क्या करता है, तो निर्भर नहीं करता है ना। ठोस वस्तु की प्रकृति कैसा है, उसका प्रकृति उस पर निर्भर नहीं करेगा। बस मतलब ये याद रखिएगा, कोई भी ठोस वस्तु है, लोहा हो गया तो सोना चांदी जो भी हो गया, ठोस वस्तु हो गया, लकड़ी हो गया, तो उसकी प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करेगा, वजन पर निर्भर नहीं करेगा। वो कितना बाहर क्षेत्रफल को बाहर निकाल रहा है उस पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तो पानी कितना बाहर हम लोग देखते हैं, हम लोग तो देख रहे थे, हम लोग शरीर जो है मान के चलिए, अगर कोई कूट पर अंदर फेंका जाए पानी में तो ज़्यादा ऊपर उठता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम नीचे उठाता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बाहर निकालेगा वही उतना क्या होगा, उसका निर्भर करेगा। तो उत्प्लावन बल जो नीचे से ऊपर फेंकता है उसका मान जो होता है ठोस वस्तु की प्रकृति कैसी उसकी प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करता है, चाहे उसका भार कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, भार पर निर्भर नहीं करता है उत्प्लावन बल का मान। दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते
मान लीजिए आपके पास दो गोला है, दोनों का आकार आयतन वॉल्यूम बिल्कुल बराबर है। एक गोला खोखले लोहे का है जो हल्का है और दूसरा ठोस लोहे का है जो भारी है। जब आप इन दोनों गोलों को पानी में पूरी तरह डुबा देंगे ना, तो दोनों तो अपने आकार के बराबर एक समान मात्रा में ही पानी को हटाएंगे। चूँकि दोनों द्वारा हटाया गया पानी का वजन बराबर होगा, इसलिए दोनों पर लगने वाले उत्प्लावन बल भी बिल्कुल बराबर होगा, भले ही एक गोला दूसरे से भारी हो। वस्तु की प्रकृति पर निर्भर न करना। तो प्रकृति का मतलब है कि वस्तु किस चीज़ की बनी है, लोहा, तांबा, पत्थर या प्लास्टिक। उत्प्लावन बल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पानी के अंदर मौजूद आयतन सोने का है या मिट्टी का। पानी को सिर्फ इस बात का मतलब है कि उसकी जगह पर कितनी बड़ी जगह घेरी गई है। उदाहरण देखिए, अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लोहे का टुकड़ा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पत्थर का टुकड़ा पानी में डुबाया जाए तो दोनों ही पानी के अंदर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरेंगे और उतना ही पानी हटाएंगे, इसलिए दोनों का उत्प्लावन बल समान रहेगा। निष्कर्ष यह निकला कि वस्तु बल की सीधा संबंध वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्य के वजन से होता है। वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्य के वजन से होता है। यह वस्तु के बाहरी आकार, आयतन, द्रव्य के प्रकार पर निर्भर करता है। यह वस्तु के भीतर के पदार्थ, प्रकृति, उसके कुल वजन भार पर निर्भर नहीं करता है। यही कारण है कि एक बड़ा लेकिन खोखला जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि उसका आयतन बहुत बड़ा होता है और वह बहुत सारा पानी हटाता है। जबकि एक छोटी सी भारी लोहे की कील डूब जाती है, क्योंकि उसका आयतन छोटा होता है और वो बहुत कम उत्प्लावन बल प्राप्त कर पाती है। ठीक है ना। एक बार और अच्छे से देखा जाए तो का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और यही भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। द्रव्य के भार के बराबर होता है। पनडुब्बी जलयान आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। पनडुब्बी जलयान जो होती है, मैनोमीटर हम लोग देखे थे, प्रेशर को जो है मापता था। कैसा प्रेशर? तो गैसों का प्रेशर को मापने वाला होता था मैनोमीटर, और वायुमंडलीय प्रेशर को मापने वाला होता था बैरोमीटर। तो मैनोमीटर जो है सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निद्रव्य वायुदाब मापी, तुंगताप मापी, ये सभी जो है यंत्र द्रव्य दाब या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो देखिए ये सब जितना भी है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन सा? मैनोमीटर हो गया, सरल वायुदाब मापी हो गया, 14 वायुदाब मापी हो गया, निद्रव्य वायुदाब मापी हो गया, तुंगता मापी हो गया। ठीक है ना। प्लवन का नियम देखते हैं। प्लवन का नियम तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करता है। संतुलित अवस्था पर अगर तैर रहा है ना, तो वस्तु जो होता है अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करता है। लेकिन हम लोग जब तैरते हैं तो हम लोग असंतुलित रहते हैं, तो हम लोग को हाथ कर थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को ऊपर रहना है। ठीक ना। वैसे भी हम लोग ऊपर रहते ही हैं, लेकिन वो जितना हम लोग का भार के बराबर ही न द्रव्य विस्थापित करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा विस्थापित करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को मुंडी ऊपर है, हम लोग का शरीर ऊपर है। इसलिए हम लोग को संतुलित नहीं रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? तैरते समय असंतुलित रहना पड़ता है, मतलब हिलते डुलते रहना पड़ता है। वो भी एक मतलब परिस्थिति के हिसाब से है ना, लय में इसको बोला जाता है। क्या बोलता है? ठोस का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाया गया द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। मतलब जितना भी है ठोस का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाया गया द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में होना चाहिए। ये पानी हो गया और इस पर हम लोग ऐसे तैर रहे हैं, तो इसका जो है गुरुत्वीय केंद्र पानी द्वारा हटाया गया गुरुत्वीय केंद्र का बराबर होना चाहिए, रेखी रेखा में होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, है ना। देखिएगा घनत्व डेंसिटी क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। मतलब कितना आयतन पर कितना द्रव्यमान है, वही हमारा घनत्व कहलाता है। इतना वॉल्यूम पर इतना द्रव्यमान बोला जाता है घनत्व। घनत्व कैसा मात्रक होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर का लगा है क्योंकि माइनस में 3 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, केजी पर मीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं। इसको हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो माइनस में ले जाना पड़ता है, आपको पता होगा। ऐसा ही मात्रक हो गया घनत्व। कैसे मात्रक क्या हो गया? तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व बराबर होता है क्या है? तो कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम उस पर कितना द्रव्यमान है, वही हमारा घनत्व कहलाता है। ठीक है ना। मान के चलिए पानी का घनत्व देखते हैं हम लोग। पानी का घनत्व थोड़ा कम होता है, वही शहद का घनत्व ज़्यादा होता है ना जी। तो क्यों? क्योंकि उतना वॉल्यूम तो द्रव्यमान उस पर ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, मतलब घना है वो। और पानी का वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन पानी थोड़ा हल्का होता है, तो द्रव्यमान उस पर कम है, इसीलिए हल्का होता है। तो घनत्व यही ना हमारा इसका जो है मतलब हुआ। और इसका ऐसा ही मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा होता है।
अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपेक्षिक घनत्व हमारा वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। वस्तु घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। देखिए क्या होता है ये, तो जल का महत्तम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह देते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस को। अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है। अपेक्षिक घनत्व क्या है? एक अनुपात है। अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सही प्रणाली में इसका मान समान होता है ना, क्या होता है? समान होता है। और यहाँ पे देखा जाए अपेक्षिक कह रहा है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किसे? हाइड्रो मतलब हमारा जल वाला हो गया। हाइड्रो मतलब हमारा क्या हो गया? जल वाला हो गया। तो अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्या करता है? तो प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। सामान्य जल की अपेक्षा जो है समुद्री जल का घनत्व जो होता है, समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा अगर घनत्व ज़्यादा रहेगा तो हम लोग तैरने में हम लोग आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, घनत्व ज़्यादा रहेगा। तो अगर घनत्व कम रहेगा तो हम लोग जब कम प्रेशर लगाएगा तो हम लोग नीचे डूबेंगे। तो समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। नमक होता है उसमें, इसीलिए अधिक होता है। इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। कह रहा है ना, देखिए जब बर्फ़ समुद्र में पानी में तैरती है, जब बर्फ़ जो होती है वो समुद्र के पानी में क्या होती है? तैरती है। बर्फ़ समुद्र के पानी में तैर लेती है। कैसे तैर लेती है? तो उसके आयतन का मतलब उसके जो है आयतन का वॉल्यूम का 1/10 भाग पानी के ऊपर, 1/10 भाग जो होता है वो पानी के ऊपर, और 9/10 भाग जो है पानी के नीचे रहता है। तो मतलब 10 में 1 हिस्सा जो होता है उसका वॉल्यूम का ऊपर रहता है, जब बर्फ़ जो होता है समुद्र के पानी में तैर रहा होता है। इसीलिए ठीक ना, बराबर रहेगा तो बराबर रहेगा, कम रहेगा तो डूब जाएगा। तो 1/10 भाग ऊपर रहता है आयतन का। किसी बर्तन में पानी का भरा है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी ना, तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है। क्या रहता है? बढ़ता नहीं है। पिघलने के तो उतना ही रहता है, पहले के ही समान ही रहता है। क्यों रहता है भाई? क्योंकि वो नीचे डूबा रहता है, जितना उसका एथी रहता है, एथी मतलब प्रेशर वाला रहता है कि इतना तो ऊपर उठा रहता है। जब वो पिघलेगा तो उसका एयर बाहर निकल जाएगा, फिर वो बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसका तल रहता है वो बढ़ता नहीं है। क्या होता है? तल बढ़ता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए उस पर बर्फ़ रख दी है, तैर रहा है, ठीक है। जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो क्या पानी का पात्र में बाहर निकल गिरने लगेगा? नहीं गिरने लगेगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक ना, उसका तल उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ ऊपर उठा रहता है 1/10, और वही जो है पिघलने के बाद अपन मैच कर लेता है, उसके बराबर में आ जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, सही बात है। नमक का जो घोल का घनत्व है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अंडा का घनत्व जितना है ना, नमक के घोल दीजिए जाए उससे अधिक हो जाता है। हम लोग देखे होंगे, इसलिए नमक के घोल अंडा में तैरते रहता है। इसलिए नमक के घोल में क्या होता है? अंडा तैरने लग जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए मान के चलिए अंडा को हम लोग रख दिए नमक वाला घोल में, तो अंडा उसमें डूबे नहीं करेगा। अंडा उसमें डूबेगा नहीं, डूबेगा। दूध की शुद्धता दूध मापी से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है, तो सबको पता होगा। मित केंद्र क्या होता है? मित केंद्र तो देखिए मेटा सेंटर, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य गुरुत्व केंद्र। हम देखे थे ना अपना ऊर्ध्वाधर में क्षेत्रफल में निकालता है। जितना तैर रहे हैं, मान के चलिए हम लोग ऐसे तैर रहे हैं, जितना हम लोग निकाल रहे हैं वही केंद्र उसका जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। वही कह रहा है कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित जो द्रव्य है, तैर रहा है कोई वस्तु और जो अपना द्रव्य को बाहर विस्थापित किया हुआ है द्रव्य को, तो गुरुत्वीय केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा, जिस बिंदु पर वस्तु गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है, उसे मित केंद्र कहते हैं। वही जो हम लोग सीधा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में जो था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मित केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे कहिए तैरने वाला वस्तु स्थायी संतुलन के लिए शर्त देखिए क्या है, तो मित केंद्र गुरुत्वीय केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मित केंद्र क्या होना चाहिए? गुरुत्वीय केंद्र के जस्ट ऊपर होना चाहिए ऊर्ध्वाधर रेखा में। वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र द्वारा हटाया गया वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाया गया द्रव्य का गुरुत्वीय केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र जिसको बोला जाता है, दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अभी हम जिसका बात कर रहे थे इसी के बारे में कहा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में होगा। हम लोग को यहीं तक मिला था, ठीक ना। और हम लोग आगे अब क्या पढ़ना है? तो विविध को पढ़ना है, ठीक ना। विविध को पढ़ना है हम लोग, तो इसको आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था क्या होता है? देखिएगा, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि नेशनल कैडेट कोर, जिसको बोला जाता है एनसीसी। दोस्तों आप लोगों ने एनसीसी के बारे में तो बहुत सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद एनसीसी की स्थापना हुआ है। आज़ादी के 1 साल पहले के 1 साल बाद, 1 साल बाद हुआ है। 1948 में हुआ। उस समय आज़ादी के पहले कुछ था ही नहीं। एनसीसी कब हुआ? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई।
ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना। आप लोग इसे देखते हैं 9th क्लास में एनसीसी का मतलब कि ट्रेनिंग दिया था, बच्चों को सिखाया जाता है ना। तो भारत की रक्षा के प्रति युवक और युवतियाँ जो हैं उनको जागरूक किया जाता है तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है एकता एवं अनुशासन है। प्रादेशिक सेना देखा जाए, प्रादेशिक सेना, तो इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसका गठन जो होता है रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं, 18 से 35 वाले, और इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है और आपात स्थिति में इसे सेना का बुलाया जाता है। 18 से 35 वाले को ही ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें क्या कहता है? इसे पार्ट टाइम सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपात स्थिति में इसे बुला लिया जाता है। आपात इमरजेंसी के समय इसे क्या किया जाता है? एनसीसी वालों को बुलाया जाता है, ठीक ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई भी पर्व त्यौहार आता है जिसमें भीड़ भड़का जिसको कंट्रोल करना रहता है तो एनसीसी वाले को बुला लिया जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं हम एसएसबी सुरक्षा बल। एसएसबी की स्थापना कब हुआ था? 1965 में और एनसीसी की स्थापना 1948 में। तो देखिए कितना दिन के बाद हुआ एसएसबी की स्थापना। इसको बुलाता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा पर जो सुरक्षा करता है जो आर्मी वाला, वही बोला जाता है सीमा सुरक्षा बल, उसको बुलाता है। उसकी स्थापना 1965 में हुआ था, ठीक ना। इसका जो प्रमुख कार्य था शत्रु सेना की घुसपैठ, मतलब अंदर सीमा से घुसना जो था, घुसपैठ ही होते हैं, उसके सीमा उल्लंघन के अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना इसका कार्य होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ था? 1965 में हुआ था। असम राइफल्स को थोड़ा याद रखिएगा है। असम राइफल्स कहाँ पे होगा? तो जाहिर सी बात है असम के बॉर्डर पे होगा। तो पूर्वोत्तर में भारत और म्यांमार सीमा जो है ना, मान के चलिए ये हमारा भारत हो गया और ये ऐसे करके हमारा हो गया। तो भारत देखिएगा कि पूर्वोत्तर में मतलब ये भारत और म्यांमार, भारत हमारा यहाँ पे भारत म्यांमार सीमा जो है, भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा जो है असम राइफल्स द्वारा की जाती है। भारत म्यांमार सीमा या भारत चीन सीमा, इसकी जो है सुरक्षा कौन करता है? तो असम राइफल्स ही करता है। भले असम इसका नाम रखा है तो असम के लोगों को लिए हमें लगता रखा होगा। यहाँ की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है, असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 में ही हो चुकी थी। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। कछार लेवी के नाम से किया गया था। उस समय जो था असम राइफल्स का नाम क्या था? कछार लेवी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। असम राइफल्स का नाम उस समय क्या था? कछार लेवी था, कछार लेवी। जब कछार लेवी स्थापना कब किया गया था? 1835 में किया गया था। बहुत पहले की बात है, 1835 मतलब आज़ादी से पहले ही कछार लेवी के गठन कर दिया गया था, स्थापना कर दिया गया था। उसी को नाम बदल कर असम राइफल्स किया गया है ना। यह केंद्रीय सशस्त्र बल जिसकी 46 बटालियन है, इसका मुख्यालय शिलांग में है। कहाँ पे है? मेघालय की राजधानी शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोलते हैं। इसको ही पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी, पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? असम राइफल्स को, या फिर कछार लेवी को ही कहा जाता है। इसकी स्थापना 1835 में हुआ था। एसएसबी की स्थापना 1965 में हुआ था। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था और असम राइफल्स कछार लेवी की स्थापना 1835 में हुआ। 1835 में हुआ। 46 बटालियन है, ठीक ना। मुख्यालय शिलांग में है। एसएसबी का मुख्यालय दिल्ली में है था। ये सब भी याद रखते रहिएगा। और पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है असम राइफल्स को, कछार लेवी को, और पर्वतीय लोगों का मित्र भी इसे ही कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कमांडो जिसके एनएसजी जो होते हैं। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई थी, एनसीसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो देश में जो है आतंकवाद को चुनौती था, उसका सामना करने के लिए 1984 में क्या किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। एनएसजी जो है यूके के SAS एनएसजी यूके के SAS और जर्मनी के GSG 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं। स्पेशल एक्शन ग्रुप, क्या है? स्पेशल एक्शन ग्रुप SHG
जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG, जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। तो सैन्य वाले हो जाएंगे SSG और राज्य वाले हो जाएंगे SRG। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। बोले थे ना ब्लैक कैट कमांडो, NSG वाले को बोला जाता है। इनका ट्रेनिंग जो है मानेसर हरियाणा में होता है। इनका ट्रेनिंग दिया जाता है मानेसर हरियाणा में। NSG वालों का ट्रेनिंग कहाँ पर होता है? मानेसर हरियाणा में। इनकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो NSG वालों की स्थापना जो है ब्लैक कमांडो, इसका स्थापना कब हुई थी? NSG वालों का कमांडो 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था, ठीक ना। इसमें दो पार्ट में है। एक तो है स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है SAG कहा जाता है, सैन्य कर्मचारी वाले हो गए। स्पेशल रिजर्व ग्रुप जो हो गए वो राज्य पुलिस बल कर्मचारी होते हैं, ठीक ना। तो दो इसमें क्या है, समूह है NSG वाले में। NSG कमांडो का आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनका ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होता है, याद रखिएगा। 1984 में इसका क्या था? 1984 में इसका स्थापना किया गया था। और ये आतंकवादी चुनौती को सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स। आगे देखा जाए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। क्या होता है दोस्तों? CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। CISF इंडस्ट्री जो होती है सरकार की जो इंडस्ट्री होती है उसको सुरक्षा देना इनका कर्तव्य होता है। CISF है ना, एयरपोर्ट पे आप लोग देखते होंगे ये सब रहता है CISF। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इस बल पर केंद्र सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों की वहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। इस बल के अधिकारियों को हकीम पेट जो कि हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा कानून प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जानने वाला बात एक ये स्थापना है, ये 1969 में इसका स्थापना किया गया था। 1969 में इसका स्थापना किया गया था। CISF की स्थापना कब किया गया? 1969 में किया गया है ना। CISF की स्थापना 1969 में किया गया। और हम लोग क्या देखे थे? NSG की स्थापना 1984 था क्या? हाँ, 1984 में किया गया था। और क्या था हम लोग का? असम राइफल्स का 1865 हुआ था, सॉरी 35। असम राइफल्स 1835 में किया गया था। बाद में इसी को कहा जाता है, सब जानते हैं। सीमा सुरक्षा बल SSB जो हो गया हमारा 1965 था। और हमारा NCC वाला तो देख ही रहे थे, 1948 वाला, एक साल के बाद वाला। अब आते हैं CRPF के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। CRPF का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा। 28 दिसंबर 1949 मतलब आज़ादी के बाद इसको CRPF कहा जाएगा। पहले इसको क्या कहता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था इसको। CRPF को पहले क्या कहता था? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1939 में इसका क्या हुआ था? इसका स्थापना किया गया था 1939 में। CISF 1959, CRPF 1939, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। CRPF 1939, CISF 1959, NSG 1984, असम राइफल्स 1835। असम राइफल्स बहुत पुराना है, 1835। असम राइफल्स बहुत पुराना है, सब देख रहे हैं ना। सारा का सारा तो है 1900 में है, लेकिन असम राइफल्स 1835 का है, देख रहे हैं ना। चलिए, तो हम लोग CRPF देख रहे थे। इसको पहला क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था और के रूप में नीमच में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 28 दिसंबर। और एक का मुख्यालय, किसका मुख्यालय दिल्ली में था? तो दिल्ली किसका था? ये वो मुख्यालय है, कहाँ पे देखे थे हम लोग? हाँ, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय दिल्ली में था, ठीक ना। और SSB हम लोग देख रहे थे, SSB इसका मुख्यालय भी दिल्ली में था और CRPF का भी मुख्यालय दिल्ली में था। असम राइफल्स का मुख्यालय उधर ही है, शिलांग की तरफ ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स इसका जो है, अच्छा, ट्रेनिंग कमांडो जो है इसका होता है हरियाणा में होता है। चलिए, मानेसर हरियाणा में होता है, अच्छी बातें हैं। केंद्रीय CISF हम लोग क्या देखे थे? हैदराबाद इसका था। और हमारा CRPF हमारा भी दिल्ली देख लिए थे। चलिए, अगर कह रहा है 28 दिसंबर 1949 के बाद में इसे CRPF कहा जाने लगा, अच्छी बात है। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। यहाँ पे एकेडमी, इसका एकेडमी कहाँ पे स्थित है? CRPF में इसका एकेडमी स्थित है राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू जो है राजस्थान के माउंट आबू में। यहाँ इस बल के अधिकारियों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच हो गया जो मध्य प्रदेश में है। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यही नीमच में क्या होता था? इसमें जो 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नीमच में इसका स्थापना किया गया था, जो नीमच लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में है। कोयम्बटूर में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में। नांदेड़ महाराष्ट्र में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। CRPF के 3 प्रशिक्षण
कॉलेज भी है जहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं? पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों में बट गई थी। कितना बट गई थी? पहले तो था 1939 में इसे गठन किया गया था। 20 प्रशासनिक क्षेत्र, 2 संचालन क्षेत्र, 36 प्रशासनिक रेंजर, 7 संचालन रेंजर, 228 बटालियन, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थान और 4 संयुक्त अस्पताल तक पहुंच गई है। इसका हम लोग याद तो होगा नहीं, इसको छोड़िए। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है। इसमें एकमात्र एक ऐसा है, ये सीआरपीएफ के लिए कह रहा है कि यह एक ऐसा बटालियन है जिसमें क्या है, तो जिसमें 3 क्या है, तो 3 इसमें महिला बटालियन भी है। क्या है? 3 इसमें महिला बटालियन भी है। सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया है। कोसोवो, हैती या फिर श्रीलंका में तैनात किया गया है। कहाँ किया गया है? कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया है सीआरपीएफ को, है ना। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो सीआरपीएफ को इंटरनेशनल स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन और महिला बटालियन की एक कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल, रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का ही भाग है जिसका स्थापना दंगों जैसी स्थितियां में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा इकाइयाँ विशेष रूप से प्रशिक्षित है। इसकी 10 कोबरा इकाइयाँ जो है विशेष रूप से क्या है? प्रशिक्षित है। सीआरपीएफ बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। सीआरपीएफ जो है बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस मनाया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है ये कि सीआरपीएफ जो है बहादुर जवान जो थे उसकी श्रद्धांजलि के लिए कि कब, तो 9 अप्रैल को सीआरपीएफ जो है शौर्य दिवस मनाता है। शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसे कौन मनाता है? तो सीआरपीएफ मनाता है 9 अप्रैल को शौर्य दिवस। 9 अप्रैल वाला शौर्य दिवस कौन मनाता है? तो सीआरपीएफ मनाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महिला कैप्टन कमलेश कुमारी को संसद भवन पर हमला 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था। किसे? कैप्टन कमलेश कुमारी। जब संसद भवन पर हमला हुआ था ना, 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। संसद भवन पर हमला कब हुआ था? संसद भवन जो था उस पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। इसी दौरान क्या हुआ था? वीरतापूर्वक जो थे कैप्टन कमलेश कुमारी, ये सीआरपीएफ के क्या थी? पुलिस बल की महिला थी और इन्होंने वीरतापूर्वक आतंकवादियों को मार गिराया था, वीरतापूर्वक, और मर गई थी, ठीक ना। गिराने के कारण मरणोपरांत शांति काल में इनको दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र इनको प्रदान किया गया। तो कैप्टन कमलेश कुमारी को कौन सा चक्र दिया गया? अशोक चक्र दिया गया। अशोक चक्र प्रदान किया गया। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो होता है अशोक चक्र प्रदान किया गया, ठीक ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो देख लिए सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? तो रिप्रेजेंटेटिव, क्या लिखा हुआ था दोस्तों? हाँ, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था, जो कि नीमच में इसका किया गया था, ठीक। और 1949 में से इसको बाद में सीआरपीएफ कहा जाने लगा, 28 दिसंबर को। चलिए अब आते हैं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। और ये क्या था दोस्तों? ये क्या था? एक सीमा सुरक्षा बल। अच्छा, एसएसबी ये नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा हमको कंफ्यूज हो गया, ठीक ना। एसएसबी इसको नहीं बोलते हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। कितना बड़ा गलती कर दी। चलिए, तो इसको बोलते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ कहते हैं। बीएसएफ को तो हम लोग जानते हैं। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुआ था, सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया था। 1965 में किया गया था। 1965 में, ठीक ना। इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। और ये जो है ना, अब आया हम लोग का एसएसबी, जिसको सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। 2003 से पहले इसको बोला जाता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। एसएसबी ही हो गया, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। बाद में समस्त सशस्त्र सीमा बल कहा जाने लगा। इसका गठन 1963 में किया गया था। 1963 में एसएसबी के गठन किया गया था। और 1965 में किसका गठन किया गया था दोस्तों? तो यही देखिए, आगे पीछे किया गया है दोनों को। बीएसएफ है, ये क्या है? बीएसएफ है, सशस्त्र
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में किया गया और एसएसबी की स्थापना 1963 में किया गया। कहाँ किया गया? 1963 में किया गया, याद रखिए। आगे देखते हैं, इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना होता था। एसएसबी जो है 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। किसका नियंत्रण में है? गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है 15 जनवरी 2001 से। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी सबसे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमा पर अपनी सेवा दे चुका है। तो एसएसबी की स्थापना 1963 में किया गया था। ठीक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जो हो गया, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद, चीन का जो आक्रमण हुआ था उसके बाद अक्टूबर 1962 में किया गया। तो 62, 63 और फिर 65। 62 में हो गया ITBP का स्थापना, 1963 में हो गया SSB की स्थापना, 1965 में हो गया BSF का स्थापना। याद रखिएगा, इसका गठन मुख्य खुफिया सिग्नल, पायनियर, इंजीनियर, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था। ITBP की स्थापना और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, प्रचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 जनवरी 2017 तक बटालियन है। कितना है वर्तमान में? भारत तिब्बत जो है सीमा पुलिस में कुल 68 क्या है? बटालियन है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। भारत तिब्बत जो है सीमा पुलिस जो है दोहरी नियंत्रण वाला क्या है? संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल होता है। आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी पर रोक लगाने के उद्देश्य से संसद में अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया गया। अगर देखा जाए, हम लोग सबको देखा जाए कब किसका गठन किया गया था, तो हम लोग असम राइफल्स को देखते हैं। सबसे पहले CRPF को हम लोग देखे थे। CRPF 1939 में हुआ था। NCC 1948 जो हमको याद है, पहले हम उसको देख लेते हैं। हम लोग को कौन कौन सा याद है, तो देखिए हम लोग को NCC पहले सबसे पहले देखे थे 1948 में था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय था। उसके बाद हम लोग देखे थे BSF देखे थे। BSF 1965 में था, सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही था। उसके बाद हम लोग देखे थे CISF 1969 में था, नई दिल्ली में था। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या देखे थे? CRPF देखे थे 1939 में। CRPF गठन नई दिल्ली में ही था। तो ये जो था 1948, सबसे पहले CRPF को देखा जाए 1939, NCC 1948 याद है, BSF 1965, केंद्रीय CISF जिसको बोला था 1969। अब आता है ITBP 1962 में नई दिल्ली में ही, ज़्यादातर देखा जाए तो नई दिल्ली में ही किया गया है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ये जो है असम राइफल्स जो है 1835 में हम लोग देखे थे, सबसे पहले है। शिलांग में इसका मुख्यालय था। शिलांग में इसका क्या था? मुख्यालय था। अब बचा कौन कौन सा हमका? तो हमको 2 बचा है। देखिए कौन कौन सा 2 बचा है। सबसे पहले जो है वो होम गार्ड हो गया, HG। होम गार्ड की स्थापना 1946 में ही किया गया था। विभिन्न राज्यों में इसका होम गार्ड की स्थापना किया गया। और उसके साथ फिर वो है प्रादेशिक सेना, जिसको TA बोला जाता है, आर्मी वाला बोला जाता है। 1949 में इसका गठन किया गया था विभिन्न राज्यों में। ये भी है विभिन्न राज्यों में, क्या ये भी है। तो सारा मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, लेकिन जो स्पेशल है होम गार्ड वाला और TA वाला, होम गार्ड जो है सभी राज्यों में है और TA वाला भी सभी राज्यों में है। ठीक है। और असम राइफल्स बहुत पहले हो चुका था, जिसका मुख्यालय शिलांग में ही रखा गया था। तो आशा करते हैं यहाँ तक तो याद होगा। तटरक्षा बल एक याद रखिएगा, कोस्ट गार्ड, ये जो है 1978 में सबसे अंतिम में हुआ है। 1978 में जाके हुआ है। देख रहे हैं, नई दिल्ली में जो था तटरक्षा बल, कोस्ट गार्ड जिसको बोला जाता है, कोस्ट गार्ड है ना। 1978 नई दिल्ली में इसका क्या स्थापना किया गया था। तो तटरक्षा बल की स्थापना जो है 1978 में किया गया था। तटरक्षा बल की स्थापना 1978 में किया गया था। अगर देखा जाए, इसको याद है कि नहीं, सबसे पहले देखा जाए असम राइफल्स कब हुआ था, बताइए। असम राइफल्स 1835 में इसका मुख्यालय कहाँ था? शिलांग में था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब किया गया था? CRPF की स्थापना 1939 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सही जवाब। होम गार्ड्स हम लोग देखे थे। होम गार्ड्स 1946 तक या 1946 में किया गया था, होम गार्ड्स सभी राज्यों में।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जो हम लोग देखे थे 1948 में था, नई दिल्ली में था। चलिए, प्रादेशिक सेना टीए देखे थे, टीए का याद नहीं है, टीए का था 1949 में, ये भी क्या था, सभी राज्यों में था टीए, 1949 याद रखिएगा टीए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी 1965 था क्या, सॉरी 1962 है, आईटीबीपी था 1962 है, आईटीबीपी 1962 है, और जो है नई दिल्ली में ही है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसको बोले थे, ये था 1965, ये था 1965, नई दिल्ली में था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ 1963 था, सॉरी 1969 था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जो है 1969 है, नई दिल्ली में। तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड्स हमारा हो जाएगा, तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड जो था 1978 सबसे अंतिम में नई दिल्ली में था। तो 1969 हमारा सीआईएसएफ को याद रखिएगा, भूल जो रहे थे आप, 1969 वाला याद रखिएगा, 1969 नई दिल्ली में सीआईएसएफ। और सीआरपीएफ हमारा 1939, तो 1939 सीआरपीएफ हो गया और सीआईएसएफ हमारा 1969 हो गया है। एक बार कितना दिन, तो 30 साल का गैप है, दोनों नई दिल्ली में है। सबसे पहले सीआरपीएफ 1939, फिर सीआईएसएफ 1969, सॉरी 69, सीआईएसएफ 1969, सीआईएसएफ 1969, सीआईएसएफ 1969, सीआरपीएफ बोला जाए तो 1939, प्रादेशिक सेना 1949। ऐसा करते हैं, याद होगा आपको, है ना। और कौन कौन सा बचा हमारा, बीएसएफ तो याद ही है 1965, सीआरपीएफ तो याद ही है, असम राइफल्स याद ही है, होमगार्ड्स आपको याद ही है 1946 याद ही हो गया, प्रादेशिक सेना टीए वाला 1949 याद ही है, आईटीबीपी 1962 एक याद कर लीजिएगा, आईटीबीपी 1962, भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी 1962, आईटीबीपी 1962, आईटीबीपी 1962, 1963 में कोई नहीं था जी, 1963 किस, एसएसबी जो है 1963 में किया गया था, बोल रहे हैं 1963 देखे हैं, एसएसबी की स्थापना 1963 में किया गया था, ठीक ना, एसएसबी की स्थापना 1963 में किया गया था, 1963 में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963 में किया गया था, एसएसबी की स्थापना 1963 में किया गया था, है ना। चलिए आशा करते हैं, अब हम लोग थोड़ा यहाँ भी देखा जाए, अच्छा इधर दिया हुआ है ना, एनएसजी दिया हुआ है, एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी नेशनल एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी जिसको बोलता है, ब्लैक कमांडो। 1984 में हम लोग याद किए थे, 1984 भी सबसे अंतिम में, 1984 सबसे अंतिम नहीं बोला जाएगा, क्या कि एक है त्वरित कार्यबल आरएएफ 1992 में किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, राज्य पुलिस वाला तो हो ही जाएगा विभिन्न राज्य में, त्वरित कार्यबल आरएएफ जो होगा 1992 हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984, एनएसजी 1984 हो जाएगा, ठीक। और तटरक्षा बल हमारा हो जाएगा 1978 जो कि नई दिल्ली में। आशा करते हैं आपको यहाँ तक याद हुआ होगा। अभी हम लोग क्या देखना है, प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस, कौन से राज्य की स्थापना कब किया गया, तो देखिए मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस जो है वो, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा जो है, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस जो होता है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है, 21 जनवरी को स्थापना था। स्थापना दिवस कब है, तो 21 जनवरी को है, जनवरी में 2 है, एक मणिपुर मेघालय दिवस तो अपना 21 जनवरी है ही। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा को एक सेट करिए, 21 जनवरी को निकालिए, फिर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस जो है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम इसमें हटा दीजिए, असम को हटा दीजिए। तो हमारा जो है 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को। 10 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह मनाया जाता है, 10 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस सबको याद है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 22 मार्च के बाद आएगा 30 मार्च तो राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और 22 मार्च को बिहार दिवस, है ना। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये दिवस जो था तीनों के एक साथ 21 जनवरी को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 10 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। अप्रैल में 3 को मनाया जाता है, अप्रैल में 3 को मनाया जाता है उत्कल दिवस, जिसको उड़ीसा दिवस कहा जाता है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश दिवस। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ गया 1 अप्रैल उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल को 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस, 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस, 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस,
15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। गुजरात महाराष्ट्र दिवस कब मनाया था? 1 मई को। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, 1 मई को गुजरात महाराष्ट्र दिवस, 16 मई को सिक्किम दिवस, 16 को सिक्किम, 16 मई को सिक्किम दिवस, 16 मई को सिक्किम दिवस, 30 मई को गोवा दिवस, 30 मई को गोवा दिवस, 30 मई को गोवा दिवस, 30 मई गोवा दिवस, 30 मई गोवा दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, तेल लगा दीजिए 2 जून को, तेल लगा दीजिए 2 जून को, 2 जून तेलंगाना दिवस। 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश दिवस। तो आप देखिए के गो है, पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश दिवस 1 नवंबर को। नवंबर में तो 6 गो है, कितना है? 6 गो है। गोवा से मुक्ति दिवस अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को। तो ये देखिए 2 गो इम्पोर्टेंट है दोनों। गोवा मुक्ति दिवस बोलेगा, गोवा मुक्ति दिवस तो 19 दिसंबर, गोवा दिवस बोले तो 30 मई, गोवा दिवस बोले तो 30। तो हम लोग 1 नवंबर बहुत स्पेशल दिवस मनाया जाता है। पहले तो पंजाब मनाएगा, फिर हरियाणा भी उसी दिन मनाएगा, फिर मध्य प्रदेश भी उसी दिन, कर्नाटक भी उसी दिन, केरल भी उसी दिन, आंध्र प्रदेश भी उसी दिन। लेकिन जो है गोवा दिवस मनाया जाता है वो 30 मई को, और गोवा से जो मुक्ति मिला था वो 19 दिसंबर को। तो मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब 1 नंबर तो स्पेशल था ही, साथ ही साथ अब देखा जाए 1 दिसंबर को तो नागालैंड दिवस। इस दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है ना, तो 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस दिन नागालैंड दिवस भी मना लिया जाता है। 1 दिसंबर को, लास्ट दिसंबर 1 दिसंबर को क्या किया जाता है? नागालैंड दिवस मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो हम लोग फिर से देखते हैं 21 जनवरी को क्या था। 21 जनवरी को क्या था? तो जनवरी में जो था वो हमारा था मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस। 24 जनवरी को क्या था? 24 जनवरी को था उत्तर प्रदेश दिवस। 20 फरवरी को क्या था? 20 फरवरी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस। 10 मार्च को क्या था? 10 मार्च को था, 10 मार्च को क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, है ना। 1 अप्रैल को क्या था? 1 अप्रैल को देखिए याद नहीं आ रहा है। 1 अप्रैल को, अच्छा हाँ, उत्कल उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा दिवस। 14 अप्रैल को क्या था? तमिलनाडु दिवस था। 15 अप्रैल को क्या था? तो हमारा हिमाचल प्रदेश दिवस था। तो एक ही बार नीचे आइए, 14 अप्रैल को तमिलनाडु मना लीजिए, फिर 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, एक ही बार ऊपर चल जाइए। तो 14-15 अप्रैल है ना, 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस। 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 1 मई को, है ना। 16 मई, और देखिए हम लोग 1 नवंबर देख रहे थे, 1 नवंबर बहुत सारा था। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस। 16 मई को सिक्किम दिवस, 16 मई को सिक्किम दिवस। 30 मई को गोवा दिवस, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर हम लोग याद किए थे। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 1 दिसंबर को नागालैंड हॉर्नबिल दिवस। आशा करते हैं आपको यहाँ तक याद हुआ होगा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ पे कौन सा संस्थान है। तो सबसे पहले है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो है वो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। गन्ना प्रजनन कहाँ पे होता है? तो कोयम्बटूर में। 1912 में प्रजनन संस्थान खोला गया था कोयम्बटूर। तो गन्ना प्रजनन संस्थान 1912 में खोला गया, कोयम्बटूर में इसका संस्थान है। कहाँ पे है? कोयम्बटूर। तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है 1912 में कोयम्बटूर, इसमें क्या है? इसका संस्थान है। गन्ना प्रजनन संस्थान का संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ हमको याद ही हो जाएगा। और कृषि अनुसंधान संस्थान हमारा नई दिल्ली था। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी है। कहाँ पे है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंदरी है। कहाँ पर है? राजमुंदरी है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो कानपुर है। चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है, कहाँ पे है? करनाल है, करनाल हरियाणा में है ना। तो डेयरी अनुसंधान जो कि है, दूध ज़्यादातर उधर देखने को मिलेगा ना। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो करनाल है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे था? कानपुर में था। कहाँ पे था? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है, चमड़ा चेन्नई में है, चमड़ा चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में था। औषधि कहाँ था? लखनऊ में था। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। रमण अनुसंधान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में है। रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है रमण अनुसंधान संस्थान। रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है वो जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है अहमदाबाद, आप लोगों ने सुना होगा सूती मिल जो है, तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा, है ना। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु तो आपको ट्राम्बे याद ही होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। आयुर्विज्ञान बोला जाए तो आयुर्वेद नहीं, आयुर्विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जिसको एम्स बोला जाता है ना, तो नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। संस्थान जो है मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है कहाँ पे है? पुणे में है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो रुड़की में है। कहाँ पर है? रुड़की में है। रुड़की में है। रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो रुड़की में है। कहाँ पर है? रुड़की में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी बोले तो मैसूर हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मुंबई में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। चलिए आगे से ऊपर से हम लोग याद करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ था? कृषि अनुसंधान संस्थान का जो था, अरे नई दिल्ली में था ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो था, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे था? गन्ना, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो था यह लखनऊ में था। हाँ जी, लखनऊ में था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में था। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे था? गन्ना प्रजनन संस्थान जो था हमारा कोयम्बटूर में था। कोयम्बटूर में था गन्ना प्रजनन संस्थान। 1912 में कोयम्बटूर में था। तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है, गन्ना प्रजनन संस्थान। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बोले तो लखनऊ में है। वहीं गन्ना प्रजनन लगा दे तो कोयम्बटूर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हमारा कहा था? राजमुंदरी था। राजमुंदरी न था जी। भारतीय चीनी हम लोग चीनी तकनीकी संस्थान हम लोग कहाँ देखे थे? कानपुर देखे थे ना, कान में चीनी गिर गया था। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी जो है करनाल हो गया। केंद्रीय चमड़ा चेन्नई हो गया। राष्ट्रीय औषधि हमारा लखनऊ हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान हमारा जो है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। रमण अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे था? जो बेंगलुरु में था। रमण नाम समझिए, रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में था, है ना। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला भूल गए। राष्ट्रीय धातु जमशेदपुर। अच्छा, धातु मतलब लोहा जमशेदपुर में ज़्यादा है। राष्ट्रीय धातु टाटा जो है ना, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कपड़ा हमारा कहाँ पे हो जाएगा? तो अहमदाबाद हो जाएगा ना। अहमदाबाद हमारा हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक नई दिल्ली हो जाएगा।
तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भाभा हमारा ट्राम्बे हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान क्या हो जाएगा, तो देहरादून हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हमारा न्यू दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा जो है कहाँ पे था, मुंबई में था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो मुंबई में था। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे था दोस्तों, तो ये पुणे में था, पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है भवन तो रुड़की में है। भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो रुड़की में है। IIT रुड़की का नाम सुने आप लोग ना, तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है वो रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो रुड़की में है, ठीक ना। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो रुड़की में है। कहाँ पर है, रुड़की में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मुंबई में हो जाएगा। अखिल भारतीय विज्ञान नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम देहरादून था। भाभा हमारा ट्राम्बे प्रतिरोधक विज्ञान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक क्या था, नई दिल्ली था। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा हो जाएगा अहमदाबाद। राष्ट्रीय धातु हमारा जमशेदपुर। रमण हमारा हो जाएगा, रमण हमारा क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर है ना, सॉरी बंगलुरु। राष्ट्र रमण हो जाएगा बंगलुरु। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है ना। केंद्रीय औषधि हमारा चल जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय चमड़ा चेन्नई। डेयरी करनाल। भारतीय चीनी तकनीकी कानपुर। केंद्रीय तंबाकू हमारा हो जाएगा राजमुंदरी। गन्ना प्रजनन संस्थान 1912 में जो किया गया था, गन्ना प्रजनन संस्थान भूल गए, देखिए गन्ना प्रजनन संस्थान जो था कोयम्बटूर था, इसका था कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये तो लखनऊ है, था। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली था। तो गन्ना प्रजनन संस्थान है, तो इसको याद रखिएगा, कोयम्बटूर है। क्या है, कोयम्बटूर है। गन्ना प्रजनन संस्थान 1912 में इसका संस्थान का स्थापना किया गया। 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान जो कि कोयम्बटूर में। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद होगा। जस्ट यहीं तक हम लोग को मिला था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।